9 महीने पूरे हो चुके थे। मेरे पेट में अब पहली सी गड़बड़ नहीं थी, पर मैडम डिकोस्टा के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। बहुत परेशान थी वो। चुनाचे मैं आने वाली घटना की तमाम अनजानी तकलीफें भूल गई थी और मैडम डिकोस्टा की हालत पर रहम खाने लगी थी। मैडम डिकोस्टा मेरी पड़ोसन थी। हमारे फ्लैट की बालकनी और उसके फ्लैट की बालकनी के बीच में सिर्फ एक लकड़ी का ही तख्ता था, जिसमें अनगिनत नन्हे नन्हे सुराख थे। उन सुराखों में से मैं और मेरी सास मैडम डिकोस्टा के सारे खानदान को खाना खाते खाते देखा करते थे। जब उनके घर सुखाई गई झींगा मछली पकती थी और उसकी नाकाबिले बर्दाश्त बू उन सुराखों में से छन छन कर हम तक पहुंचती थी ना, तो मैं और मेरी सास बालकनी का रुख तक नहीं करते थे। मैं अब भी कभी कभी सोचती हूँ, इतनी बदबूदार चीज खाई कैसे जा सकती है। पर बाबा क्या कहा जाए, इंसान बुरी से बुरी चीजें खा जाता है। उसके ना छोटे छोटे कटे हुए बाल थे जो अपनी स्याही बिल्कुल खो चुके थे और उनमें ना बेशुमार सफेद धारियां पड़ चुकी थी। उसके छोटे से सिर पर घिसे हुए नमदे की टोपी के रूप में बिखरे ही रहते थे। कभी कभी जब वो नया भड़कीले से रंग का बहुत ही भौंडे तरीके से सिला हुआ फ्रॉक पहनती थी तो सिर पर लाल लाल बुंदियों वाला जाल भी लगा लिया करती थी, जिससे उसके छिद्रे बाल उसके सिर के साथ चिपक जाते थे। उस हालत में वो दर्जियों का ऐसा मॉडल दिखाई देती थी जो नीलाम घर में पड़ा हो। मैंने कई बार पहले उनको ना वो अपने बालों में लहरें पैदा करने की कोशिश करते व्यस्त देखा था। जब वो अपने 4 बेटों को नाश्ता करा दिया करती थी, जिनमें एक ताज़ा ताज़ा फौज में भी भर्ती हुआ था और अपने आप को हिंदुस्तान के हाकिमों की सूची में शामिल समझता था, और दूसरा जो रोज अपनी कलफ लगी पतलून को इस्त्री करके पहनता था और नीचे आकर छोटी छोटी क्रिश्चियन लड़कियों के साथ मीठी मीठी बातें किया करता था। बेटों को नाश्ता कराने और अपने बूढ़े से पति को, जो रेलवे में नौकर था, बालकनी में निकलकर हाथ के इशारे से बाय बाय करने के बाद छुट्टी पा जाया करती थी और फिर अपने सर के इन बिखरे हुए बालों में लहरें पैदा करने वाले क्लिप अटका दिया करती थी और इन क्लिपों को लगाकर सोचती थी कि मेरे यहाँ बच्चा कब पैदा होगा। वो खुद आधे दर्जन बच्चे पैदा कर चुकी थी, जिनमें से 5 जिंदा थे। उनके जन्म पर भी क्या वो इसी तरह से दिन गिना करती थी या चुपचाप बैठी रहती थी और अपने बच्चे को अपने आप पैदा करने के लिए छोड़ दिया करती थी? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का तल्ख तजुर्बा है कि जो कुछ भी मेरे पेट में था ना, उसे मैडम डिकोस्टा को, जिसका दायां पैर और उसके ऊपर का हिस्सा किसी बीमारी के कारण हमेशा सूजा रहता था, बहुत गहरी दिलचस्पी थी। चुनाचे दिन में कई बार बालकनी में से झांककर वो मुझे आवाज दिया करती थी और ग्रामर की परवाह नहीं करने वाली अंग्रेजी में, जिसे नहीं बोलना शायद उसके नजदीक हिंदुस्तान के मौजूदा शासकों का अपमान था, मुझसे कहा करती थी। मैं बोली, आज तुम किधर गया था? जब मैं उसे बताती कि मैं अपने शौहर के साथ शॉपिंग करने गई थी, तो उसके चेहरे पर निराशा के आसार पैदा हो जाते और वो अंग्रेजी भूलकर बंबई या हिंदुस्तानी में बातें करना शुरू कर देती, जिसका मकसद मुझसे इस बात का पता लगाना होता था कि मेरे ख्याल के मुताबिक बच्चे के पैदा होने में कितने दिन बाकी रह गए हैं। अब मुझे इस बात का पता होता तो मैं निश्चय ही उसको बता देती। इसमें हर्जी क्या था? उस बेचारी को खामखा के उलझन से छुटकारा मिल जाता और मुझे भी उसके नित नए सवालों का सामना नहीं करना पड़ता। पर मुसीबत यह है कि मुझे बच्चों की पैदाइश और उससे संबंधित बातों का कुछ पता ही नहीं था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि 9 महीने पूरे हो जाने पर बच्चे पैदा हो जाया करते हैं। मैडम डिकोस्टा के हिसाब से तो 9 महीने पूरे हो चुके थे। मेरी सास का ख्याल था कि अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन ये 9 महीने कहाँ से शुरू करके पूरे कर दिए थे मैंने
मैंने बहुतेरा अपने दिमाग पर जोर दिया, पर समझ ही नहीं सकी। बच्चा मुझे पैदा होने वाला था, शादी मेरी हुई थी, लेकिन सारा बही खाता मैडम डिकोस्टा के पास था। कई बार मुझे ख्याल आया कि ये मेरी बेपरवाही का ही नतीजा है। अगर मैंने किसी छोटी सी नोटबुक में या उस कॉपी में ही जो धोबी के हिसाब के लिए बनाई गई थी, उसी में अगर मैं तारीखें लिख के छोड़ देती तो कितना अच्छा था। इतना तो मुझे भी याद है कि मेरी शादी 26 अप्रैल को हुई थी, यानी 26 की रात को मैं अपने घर के बजाय अपने शौहर के घर में थी। लेकिन इसके बाद की घटनाएं कुछ उलझी हुई थी कि उस बात का पता लगाना मुश्किल था। और मुझे ताज्जुब इसी बात का है कि मैडम डिकोस्टा ने कैसे अंदाजा लगा लिया कि 9 महीने पूरे हो चुके हैं और बच्चा लेट हो गया है। एक दिन उसने मेरी सास से बेचैनी भरे लहजे में कहा, तुम्हारी डॉटर इन लॉ का बच्चा लेट हो गया है, पिछले वीक ही होना मांगता था। मैं अंदर सोफे पर लेटी थी और आने वाली घटना के बारे में अटकलें लगा रही थी। मैडम डिकोस्टा की बात सुनकर मुझे बड़ी हंसी आई और ऐसा लगा कि मैडम डिकोस्टा और मेरी सास दोनों प्लेटफॉर्म पर खड़ी हैं और जिस गाड़ी का उन्हें इंतजार था वो लेट हो गई है। अल्लाह बख्शे मेरी सास को, उन्हें इतनी शिद्दत से इंतजार नहीं था, चुनाचे वो कई बार मैडम डिकोस्टा से कह चुकी थी, कोई फिक्र की बात नहीं है, खुदा अपना फजल करेगा, कुछ दिन ऊपर हो जाया ही करते हैं। मगर मैडम डिकोस्टा नहीं मानती थी। जो हिसाब वो लगा चुकी थी, गलत कैसे हो सकता था। जब मैडम डिसिल्वा के बच्चा होने वाला था तो उसने दूर से ही देखकर बता दिया था कि ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लगेगा। चुनाचे चौथे दिन ही मैडम डिसिल्वा अस्पताल जाती नजर आई। खुद डिकोस्टा ने 6 बच्चे जने थे, जिनमें से एक भी लेट नहीं हुआ था। फिर वो नर्स थी, ये अलग बात है कि उसने किसी अस्पताल में दाईगिरी की ट्रेनिंग नहीं ली थी, पर सब लोग उसे नर्स कहते थे। चुनाचे उनके फ्लैट के बाहर छोटी सी लकड़ी की तख्ती पर नर्स डिकोस्टा लिखा रहता था। उसे बच्चों की पैदाइश का समय मालूम नहीं होता तो और किसको होता। जब कमरा नंबर 17 में रहने वाले मिस्टर नजीर की नाक सूज गई थी तो मैडम डिकोस्टा ने ही बाजार से रुई का पैकेट मंगवाया था और पानी गर्म करके टकोर दी थी। बार बार इस घटना को सनद के रूप में पेश किया करती थी। चुनाचे मुझे बार बार कहना पड़ता था, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पड़ोस में ऐसी औरत रहती हैं जो मिलनसार होने के साथ साथ इतनी अच्छी नर्स भी हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश होती थी। उनको यूं खुश करने से मुझे फायदा ये हुआ कि जब उन्हें तेज बुखार चढ़ा था तो मैडम डिकोस्टा ने बर्फ लगाने वाली रबड़ की थैली मुझे फौरन ला कर दे दी थी। ये थैली 1 हफ्ते हमारे यहाँ पड़ी रही और मलेरिया के शिकार कई लोगों के काम आती रही। यूं मैडम डिकोस्टा बड़ी सेवा भाव करने वाली थी, पर इस सेवा भाव में उनकी नाक धसाऊ आदत का बड़ा हाथ था। दरअसल वो अपने पड़ोसियों के उन सारे राजों को जानने की इच्छुक थी जो वो अपने सीनों में रखे चले आते थे। मिसेस डिसिल्वा मैडम डिकोस्टा की हम मजहबी तो थी, इसलिए उसकी बहुत सी कमजोरियां उनको मालूम थी। मसलन वो जानती थी कि मिसेस डिसिल्वा की शादी क्रिसमस में हुई और बच्चा जुलाई में हुआ, जिसका साफ मसलन उसे ये भी पता था कि मिसेस डिसिल्वा नाच घरों में जाती है और यहाँ बहुत सा रुपया कमाती है, और ये कि अब वो उतनी सुंदर नहीं रही है जितनी की पहले थी, इसलिए उसकी आमदनी भी पहले से कम हो गई है। हमारे सामने जो यहूदी रहते थे उनके बारे में मैडम डिकोस्टा के अलग अलग बयान थे। हाँ, कभी तो वो कहती थी कि मोटी मुजैल जो रात को देर से घर आती है, सट्टा खेलती है, और वो ठिगना सा बुढ़ा जो पतलून के गैलेसों में अंगूठे अटकाए और कोट कंधे पर रखे सुबह घर से निकल जाता है और शाम को लौटता है, मुज़ेल का पुराना दोस्त है। उस बुढ़े के बारे में उसने खोज लगाकर ये तक मालूम कर लिया था कि वो साबुन बनाता है जिसमें सज्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब एक दिन उसने हमें बताया था कि मुज़ेल ने अपनी लड़की
अपनी लड़की की जो बहुत सुंदर है और हर रोज़ नीले रंग की जीन्स पहनकर स्कूल जाती थी, उस आदमी से मंगनी कर रखी है जो हर रोज़ एक पारसी को मोटर में लेकर आता है। मैं उस पारसी के बारे में सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि उसकी मोटर हमेशा नीचे खड़ी रहती थी और वो मुज़ेल की लड़की के मंगेतर के समेत रात वहीं बिताता था। बस मैडम डिकोस्टा का लेकिन ये कहना था कि मुज़ेल की लड़की फ्लोरी का मंगेतर पारसी का मोटर ड्राइवर है और वो पारसी अपने मोटर ड्राइवर की बहन लिली का आशिक है, जो अपनी बहन वॉयलेट समेत उसी फ्लैट में रहती थी। वॉयलेट के संबंध में मैडम डिकोस्टा की राय बहुत खराब थी। वो कहती थी कि वो लौंडिया जो हर समय एक नन्हे से बच्चे को उठाए रहती है, बहुत बुरे कैरेक्टर की है। और उस नन्हे से बच्चे के बारे में उसने हमें एक दिन ये खबर सुनाई थी कि जैसा मशहूर किया गया है, वो किसी पार्सिन का लावारिस बच्चा नहीं बल्कि खुद वॉयलेट की बहन लिली का है। और जो लिली है बस मुझे इतना ही याद है क्योंकि वंशावली तो मैडम डिकोस्टा ने तैयार की थी ना, वो इतनी लंबी है कि शायद ही किसी को याद रह सके। सिर्फ आसपास की औरतों और पड़ोस के मर्दों तक मैडम डिकोस्टा की जानकारी सीमित नहीं थी, उसे दूसरे मोहल्लों के लोगों के बारे में भी बहुत कुछ मालूम था। चुनाचे जब वो अपने सूजे हुए पैर का इलाज कराने की गरज से बाहर जाती थी ना, तो लौटते हुए दूसरे मोहल्लों की बहुत सी खबरें लाती थी। एक दिन जब मैडम डिकोस्टा मेरे बच्चे के जन्म का इंतजार कर करके थक हार चुकी थी, मैंने उसे बाहर फाटक के पास अपने 2 बड़े लड़कों को, एक लड़की और पड़ोस की 2 औरतों के साथ बात करते हुए देखा। मैं ये सोचकर मन ही मन बहुत कुड़ी कि वो मेरे बच्चे के लेट हो जाने के बारे में ही बात कर रही होगी। चुनाचे जब उसने घर का रुख किया तो मैं जंगले से परे हट गई, पर उसने मुझे देख लिया था। सीधी ऊपर चली आई। मैंने दरवाजा खोलकर उसे बाहर बालकनी में ही मोड़े पर बिठा दिया। हिंदुस्तानी और ग्रामर रहित अंग्रेजी में कहना शुरू किया, तुमने कुछ सुना? महात्मा गांधी ने क्या किया? साली कांग्रेस एक नया कानून पास कराना मांगती है। मेरा फेडरल खबर लाया है कि बॉम्बे में प्रोहिबिशन हो जाएगा। तुम समझता है क्या प्रोहिबिशन क्या होता है? मैंने अजानापन प्रकट किया क्योंकि जितनी अंग्रेजी मुझे आती थी उसमें प्रोहिबिशन शब्द नहीं था। पर मैडम डिकोस्टा ने कहा, प्रोहिबिशन शराब बंद करने को कहते हैं। हम पूछता है इस कांग्रेस का हमने क्या बिगाड़ा है कि शराब बंद करके हमको तंग करना मांगती है? ये कैसा गवर्नमेंट है? हमको ऐसा बात एकदम अच्छा नहीं लगता। एकदम हमारा त्योहार कैसे चलेगा? हम क्या करेगा? विस्की हमारा त्योहारों में होना मांगता है। तुम समझती हो ना, क्रिसमस कैसे होगा? क्रिश्चियन लोग तो इस लॉ को नहीं मानेगा भाई। कैसे मान सकता है? मेरे घर में 24 क्लॉक ब्रांडी की जरूरत रहता है। ये लॉ पास हो गया तो कैसे काम चलेगा? ये सब कुछ गांधी कर रहा है। गांधी जो मोहम्मदन लोग का एकदम बेरी है। साला आप तो पीता नहीं, दूसरे को भी पीने से रोकता है। और तुम्हें मालूम है ये हम लोगों का मेरा मतलब है गवर्नमेंट का बहुत बड़ा आदमी है। हाँ, उस वक्त ऐसा मालूम होता था कि इंग्लिस्तान का सारा टापू मैडम डिकोस्टा के अंदर समा गया है। वो गोवा की रहने वाली काली रंग की क्रिश्चियन औरत थी, मगर जब उसने ये बातें की तो मेरी कल्पना ने उस पर सफेद चमड़ी मढ़ ली। शायद इसीलिए मैडम डिकोस्टा ने सोचा था कि बंबई में शराब सिर्फ इसलिए बंद की जा रही है कि अंग्रेज लोगों को तकलीफ हो। वो कांग्रेस और महात्मा गांधी को एक ही चीज समझती थी, यानी लंगोटी। महात्मा गांधी और उसकी 7 पीढ़ियों पर लानतें भेजकर मैडम डिकोस्टा असली बात की तरफ आई। और हाँ, तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं पैदा होता? चलो मैं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले चलूं। मैंने उस वक्त बात टाल दी, मगर मैडम डिकोस्टा ने घर जाते हुए फिर से मुझसे कहा, देखो तुमको कुछ ऐसा वैसा बात हो गया तो फिर हमको नहीं बोलना। इस वार्तालाप के दूसरे ही दिन की बात है। वे बैठे बैठे कुछ लिख रहे थे। मुझे ख्याल आया कि मैंने कई दिनों से मिसेस काजमी को फोन ही नहीं किया। उसको भी बच्चे की पैदाइश का बहुत ख्याल है।
इस वक्त फुर्सत है और नज़ीर साहब का दफ्तर जो उनके घर के साथ ही में मिला था बिल्कुल खाली होगा, क्योंकि 6 बज चुके थे। उठकर टेलीफोन कर देना चाहिए। यूँ सीढ़ियाँ उतरने और चढ़ने से डॉक्टर साहब और तजर्बेकार औरतों की सलाह पर अमल भी हो जाएगा, जो ये था कि चलने फिरने से बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है। चुनाचे मैं अपने पैदा होने वाले बच्चे के समेत उठी और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जब पहली मंजिल पर पहुंची तो मुझे नर्स डी कोस्टा का बोर्ड नजर आया, और इससे पहले कि मैं उसके फ्लैट के दरवाजे से गुजरकर दूसरी मंजिल के पहले जीने पर कदम रखूं, मैडम डी कोस्टा बाहर निकल आई और मुझे अपने घर ले गई। मेरा दम फूला हुआ था, पेट में ऐंठन सी पैदा हो गई थी। ऐसा महसूस होता था कि रबड़ की गेंद है जो कहीं अटक गई है। मैंने एक बार इस तकलीफ का जिक्र अपनी सास से किया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि बच्चे की टांग वांग इधर उधर फंस जाया करती है। चुनाचे टांग वांग ही हिलने से कहीं फंस गई थी, जिसकी वजह से मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। मैंने मैडम डी कोस्टा से कहा, मुझे एक ज़रूरी टेलीफोन करना है, इसीलिए मैं आपके यहाँ नहीं बैठ सकती, और बहुत से बहाने पेश किए, पर वो नहीं मानी और मेरा बाजू पकड़कर उसने जबरदस्ती मुझे सोफे पर बैठा दिया, जिसका कपड़ा बहुत मैला था। मुझे सोफे पर बैठाकर जल्दी जल्दी उसने दूसरे कमरे से अपने 2 छोटे छोटे लड़कों को बाहर निकाल दिया। अपनी कुंवारी जवान लड़की को भी, जो महात्मा गांधी की लंगोटी से कुछ बड़ी ही निक्कर पहनती थी, उसे बाहर भेज दिया और मुझे खाली कमरे में ले गई। अंदर से दरवाजा बंद करके उसने मेरी तरफ उस अफ्रीकी जादूगर की तरह देखा जिसने अलादीन का चाचा बनकर उसे गुफा में बंद कर दिया था। ये सब उसने इतनी फुर्ती से किया कि मुझे एक बड़ी भेद भरी औरत दिखाई दी। सूजे हुए पैर की वजह से उसकी चाल में हल्का लंगड़ापन भी पैदा हो रहा था, जो मुझे उस समय बहुत भयानक दिखाई दिया। मेरी तरफ घूरकर देखने के बाद उसने इधर दीवार की 3 खिड़कियां भी बंद कर दी। हर खिड़की की चिटकनी चढ़ाकर उसने मेरी तरफ इस अंदाज से देखा जैसे उसे इस बात का डर हो कि मैं उठ के भाग जाऊंगी। ईमान से कहूं, उस वक्त मेरा जी तो यही चाहता था कि दरवाजा खोलकर भाग जाऊं। उसकी खामोशी और उसके खिड़कियां दरवाजे बंद करने से मैं बहुत परेशान हो गई थी। आखिर इसका मतलब क्या था? चाहती क्या थी वो? इतनी जबरदस्त एकांत की जरूरत ही क्या थी? और फिर वो लाख पड़ोसिन थी, उसके हम पर कई एहसान थे, लेकिन आखिर थी तो वो एक गैर औरत। और उसके बेटे मुआ फौजी और वो कलफ लगी पतलून वाला जो छोटी छोटी क्रिश्चियन लड़कियों से मीठी मीठी बातें करता था। अपने अपने होते हैं और पराए पराए। मैं कई इश्किया नॉवेलों में कुटनियों का हाल पढ़ चुकी थी। जिस अंदाज से वो इधर उधर चल फिर रही थी और दरवाजे बंद करके पर्दे खींच रही थी, उससे मैंने यही नतीजा निकाला था कि वो नर्स वर्स बिल्कुल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कुटनी है। खिड़कियां और दरवाजे बंद होने की वजह से कमरे में, जिसके अंदर लोहे के 4 पलंग पड़े थे, काफी अंधेरा हो गया था, जिससे मुझे और भी घबराहट हो रही थी। पर उसने फौरन ही बटन दबाकर रोशनी कर दी। समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ क्या करेगी। बड़े भेद भरे तरीके से उसने अंगीठी पर से एक बोतल उठाई, इसमें सफेद रंग का कोई तरल पदार्थ था। उसने मुझसे मुखातिब होकर के कहा, अपना ब्लाउज उतारो, मैं कुछ देखना मांगती हूँ। मैं घबराई, क्या देखना चाहती हो? ऊपर से सब कुछ साफ नजर आ रहा था, फिर ब्लाउज उतरवाने का क्या मतलब था? और उसे क्या हक हासिल था कि वो दूसरी औरतों को यूं घर में बुलाकर ब्लाउज उतारने को मजबूर करे? मैंने साफ साफ कह दिया, मैडम डी कोस्टा, मैं ब्लाउज हरगिज नहीं उतारूंगी। मेरे लहजे में घबराहट के अलावा तेजी भी थी। मैडम डी कोस्टा का रंग पीला पड़ गया। तो फिर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे घर बच्चा कब होगा? इस बोतल में खोपड़ी का तेल है, हम तुम्हारे पेट पर इसको गिरा के देखेगा, इससे एकदम मालूम हो जाएगा कि बच्चा कब होगा, लड़की होगी या लड़का। मेरी घबराहट दूर हो गई। मैडम डी कोस्टा, फिर मुझे मैडम डी कोस्टा ही नजर आने लगी। खोपरे का तेल बड़ी बेजजर चीज है। अगर पेट पर उसकी पूरी बोतल उडेल भी दी जाती तो क्या हर्ज था? फिर तरकीब कितनी दिलचस्प थी।
इसके अलावा अगर मैं नहीं मानती तो मैडम डिकोस्टा को कितनी बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता। ब्लाउज और कमीज उतारने में मुझे काफी कोफ्त हुई, पर मैंने बर्दाश्त कर लिया। मेरे पेट पर ठंडे ठंडे तेल की एक लकीर दौड़ गई। मैडम डिकोस्टा खुश हो गई। जब मैंने कपड़े पहन लिए तो उसने संतोष भरे लहजे में कहा, आज क्या डेट है? 11। बस 15 को बच्चा हो जाएगा और लड़का ही होगा। बच्चा 25 तारीख को हुआ, लेकिन लड़का था। अब जब कभी वो मेरे पेट पर अपने नन्हे नन्हे हाथ रखता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैडम डिकोस्टा ने खोपरे के तेल की सारी बोतल उड़ेल दी है।